प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और मुमताज़ माहिर कानून जनाब अली ज़फ़र हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। हमसे गुफ्तगू का अपना सिलसिला दोबारा जहाँ से मुनक़ता हुआ था वो शुरू करते हैं। अली ज़फ़र साहब, मलिक क़य्यूम ने भी एक ख़त लिखा था स्विस हुकाम को केसेस ख़त्म कराने का। ये जो इम्यूनिटी की तो हमने बात की, लेकिन अब ये जो मामला है मलिक क़य्यूम साहब वाला, ये किस तरह का मामला है, इसकी नौइयत क्या है? ये बड़ा आपका इम्पोर्टेंट सवाल है जी, क्योंकि एक चीज़ होती है केस को सस्पेंड करना। केस इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं कि केस ख़त्म हो जाता है। ठीक, इम्यूनिटी का मतलब ये है कि जब तक वो प्रेसिडेंट हैं तो उनको ये हक हासिल है कि उनके ख़िलाफ़ केस ना चलाया जाए। अब ये जो मलिक क़य्यूम साहब का विड्रॉल लेटर था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि केस विड्रॉ ही कर लिया जाए, इसकी कोई कानूनी जिसको कहते हैं सपोर्ट नहीं है। ये तो चीज़ इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए बिल्कुल, और ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो ये कहे कि ठीक है, जहाँ तक इम्यूनिटी प्रेसिडेंट की है वो अपनी जगह, मगर केस वापस लेने को किसने कहा था? क्योंकि जब वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे तो, और वक्त तारीख का अपना मुकर्रर है कि वो अनलिमिटेड टाइम तो है नहीं, उस वक्त ये केस वापस रिवाइव होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ये वापस कैसे हुआ और फिर उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी गायब हैं। ठीक, वो डॉक्यूमेंट्स भी कौन ले गया, किधर गए, वो वापस हुकूमत के पास आए तो फिर वो कस्टडी में होने चाहिए थे, उनका रिकॉर्ड होना चाहिए था। ठीक है, ये ज़रा एक बड़ा ग्रे एरिया है। ठीक है, जिस पे बात ज़ाहिर करने की ज़रूरत है और जिसको देखना भी चाहिए। अली ज़फ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन हमें ज्वाइन किया है इस गुफ्तगू में टेलीफोन लाइन पर मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज़कियाकार जनाब मुजीबुर रहमान शामी ने। शामी साहब, आपको अपने प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। और जो अहम नुक्ता है कि जो कुछ हो रहा है, ज़ाहिर है इसके सियासी मुज़मिरात तो होते हैं, मुल्क के सियासी जो हालात हैं उन पर तो असर होता है। आज जो माहौल था सुप्रीम कोर्ट का वो बहुत अच्छा था। सरदार लतीफ़ खोसा मुस्ताफ़ी हुए, आज वकील की हैसियत से वो पेश हुए। आपने देखा उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की कि वो उन्होंने वकालत के पेशे को तरजीह दी है, काले कोट को तरजीह दी है। आज की जो हेयरिंग हुई है, आपके ख्याल में, आपके तज्ज़िये के मुताबिक आप इस हेयरिंग को कैसे देख रहे हैं? देखिए जावेद इकबाल साहब, जो अदालतें हैं उनका एक ख़ास माहौल होता है और एक ख़ास कल्चर है। हम मीडिया में और सियासत में उस कल्चर का बाज़-औक़ात इदराक नहीं करते। अदालतों का जो तरीक़ेकार है उसका ये तकाज़ा है कि हर एक की बात पूरी खुश दिली से सुनी जाए, उसके दलाइल सुने जाए, उसे मौका दिया जाए और फिर फैसला किया जाए। तो आज अदालत ने जो एक गैर मामूली फैसला किया है कि खोसा साहब को वकील बनने की इजाज़त दी है। उसके पीछे रूह भी यही थी कि लोगों को ये तासुर ना हो कि अदालत कोई यकतरफा अंदाज में आगे बढ़ रही है और जल्दी में कोई फैसला सुनाना चाहती है। तो अदालत ने एक जो फैसला किया है और जिस तरह उनको मौका दिया है और मोहलत दी है, उससे एक ये बात वाज़ेह हुई है कि अदालत फरीकैन को सुने बगैर कोई हुक्म नहीं देगी और इस मामले में वो ठंडे दिल से काम कर रही है। अच्छा शामी साहब, जो रद्द अमल फिर सरदार लतीफ़ खोसा का सामने आया, ज़ाहिर है वो बड़े खुश दिखाई दिए, बड़े मुतमईन दिखाई दिए, एक हफ्ते की मोहलत भी उन्हें मिली। अब तो ज़ाहिर है कि इस समाअत के दौरान आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने एक पैगाम भी दिया और उन्होंने गुफ्तगू भी की लतीफ़ खोसा साहब से। उनको कहा कि एनआरओ फैसले पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसे बहरहाल उस पर अमल दरामद तो कराना होगा, और उनसे ये भी इस्तिफ़सार किया कि आप भी तो वकील हैं, आप क्या नहीं चाहते कि अदालतों का फैसला मनवन तस्लीम किया जाए, इससे अदालतों के वक़ार में भी इजाफा होगा। हुकूमत को मोहलत तो मिल गई, लेकिन आगे चल के अब ज़ाहिर है हुकूमत पर तो ये जिम्मेदारी आयद होती है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहरहाल मानना है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मानना पड़ेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसका एक जुज़ ज़ेर बहस है, उसके अलावा कोई दूसरी चीज़ ज़ेर बहस नहीं है। और आज भी आपने देखा है कि 2 अफसरान जो हैं उनको सुबकदोश किया गया है कि वो एनआरओ के बेनिफिशरी थे, यानी उनके मुकदमे फैसला हो चुके थे, इसके बावजूद उनको मुलाजमतें दी गई। असल बात यह है कि सदर मुमलकत को जो 248 की प्रोटेक्शन हासिल है, उसकी मौजूदगी में क्या स्विस हुक्काम को ये खत लिखा जा सकता है और क्या ये खत लिखकर हुकूमत की सुबकी नहीं होगी? ये वो मामला है जो अदालत के सामने तफसील से अब मेरा ख्याल है ज़ेर बहस आएगा और इसमें हुकूमत
पूरी शिद्दत से अपना नुक्ता नजर वाज़ेह कर सकेगी, और उसके बाद देखते हैं कि अदालत जो है इस मामले में क्या नुक्ता नजर इख्तियार करती है। उसका इसरार होता है कि नहीं, खत लिख दिया जाए और ये मुकदमे को जिंदा रखा जाए, और ये जो मुकदमे को जिंदा रखना है ये 248 को की जद में नहीं आता, या 248 इससे मुतसादम नहीं है। या दूसरी बात यह है कि अदालत ये समझती है कि इस मामले को उस वक्त तक मौखर कर दिया जाए जब तक कि सदर आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में मौजूद हैं। मगर ये सारी बहस जो है अब तफसील के साथ अदालत के सामने होगी। एनआरओ के मुकदमे में ये एक जुज़वी मामला था, और अब ये एक बड़े मामले के तौर पर ज़ेर बहस आएगा, और उसके बाद फिर जो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय देगी उस पर हम फिर देखेंगे कि क्या नतीजे उसके मरतब होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। अली ज़फ़र साहब, शामी साहब की बात आपने सुनी कि ये एक जो आज का मामला था ये एक जुज़वी मामला था, जो एक मरकज़ी मामला है, और उन्होंने मुख्तलिफ ऑप्शंस की भी बात की। अब आज जो कुछ हुआ है, सरदार लतीफ़ खोसा पेश हुए हुकूमत की जानिब से, लोग कह रहे थे कि ज़ाहिर है ताख़ीरी हरबे हैं, बहरहाल लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तो बहरहाल बड़े तहम्मुल के साथ केस को देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, और वो वक्त देती चली जा रही है, वो मतलब तहम्मुल के साथ वक्त देती चली जा रही है सुप्रीम कोर्ट, ताकि फ़रीक़ैन को ये गिला न रहे कि उनकी सुनी नहीं गई। इसमें ये पोजीशन है जी कि इसमें कोई ऐसी अजीब बात नहीं है जो हुआ है, क्योंकि एक आर्टिकल 188 के तहत हुकूमत के पास पूरी राइट है कि वो किसी जजमेंट से, जैसा एक इंडिविजुअल के पास राइट है कि वो किसी जजमेंट से अगर इत्तेफाक नहीं करते तो जाके उसको चैलेंज करें दोबारा से अंडर द रिव्यू। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। सिर्फ उसमें एक रिक्वायरमेंट है, और वो ये है कि जिस वकील ने मुकदमा लड़ा था इस केस में, कमाल असफर साहब थे शायद, उन्हीं को पेश होना है वापस उसी कोर्ट में रिव्यू में, और अगर अनलेस वो कोई बीमार हो जाए या वो कोई और ऐसा सिचुएशन हो जाए। हुकूमत ने, जैसा मैंने पहले बताया, जब पहला राउंड था एनआरओ का उस वक्त डिफेंड नहीं किया। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट का रियलाइज़ किया उन्होंने कि वो टॉप मैन के ख़िलाफ़ एक्शन, यानी स्विस कोर्ट का एक्शन लेने पे सुप्रीम कोर्ट बार बार इंसिस्ट कर रहा है, तो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि अब हम इसको डिफेंड करेंगे। अब डिफेंड करने के लिए उन्होंने चूज़ किया खोसा साहब को, वो ज़रा थोड़ा फायरी लॉयर हैं, ठीक है, तो उनको चूज़ किया। अब वो तरीका क्या उसका अपनाना पड़ा उनको अपनाना ये पड़ा कि कमाल असफर साहब को डिस्क्वालीफाई कर दें, ठीक है, उनको एडवाइज़र बना दिया, खोसा साहब रिज़ाइन करके वापस आ गए। ठीक है। तो ये एक टेक्टिक है, गवर्नमेंट की लीगल टेक्टिक है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है। अच्छा, अब होगा ये जी कि जब खोसा साहब आए हैं तो जो पिटिशन अगर आपने पढ़ी हो उसमें बड़े फंडामेंटल पॉइंट्स हैं, ठीक, बड़े जो पॉइंट्स इनको शायद पहले लेने चाहिए थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए, अब सुप्रीम कोर्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हिस्ट्री आएगी आपके सामने कि एनआरओ आया क्यों, उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी, और उसमें किस किस लोगों को किस किस तरीके से बचाया गया और क्या वजह थी, वो सारा। इनफैक्ट पिटिशन में ये भी लिखा हुआ है कि एनआरओ की वजह ये थी कि हम सुप्रीम कोर्ट को और जजेस को वापस लाना चाहते थे। अब ये मौक़िफ़ भी आगे पेश होगा। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक दोबारा से बहस। अच्छा, लेकिन अली ज़फ़र साहब, इस इक़दाम को आप कैसे देखते हैं कि जैसे एनआरओ के हवाले से तो हुकूमती वकील पेश हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो अब से कुछ रोज़ कबल हमने ही अपने नाज़रीन को ये ख़बर दी थी कि वज़ीर आज़म ने यह फ़ैसला किया है कि एनआरओ ज़दा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, और हमने देखा है कि फ़ैसले हुए हैं और इस वक्त हो रहे हैं। एक तरफ ये भी हो रहा है, दूसरी तरफ ये सिलसिला भी जारी है, तो कहीं आपको लग रहा है कि अब इक़दामात तो कहीं ना कहीं हो भी रहे हैं? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अगेन आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट साहब की इम्यूनिटी अपनी जगह, मगर एनआरओ अप्लाई करता है मेरे ख्याल 8000 ऑड बेनिफिशरीज के ऊपर, 8000 से ज़्यादा शायद बेनिफिशरीज हैं। अब वो 8000 के जो बेनिफिशरीज में बहुत से हुकूमत में भी हैं, आई थिंक पंजाब में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, सेंटर में भी हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? ये तो बड़ा एक आई थिंक फंडामेंटल, उनको कोई इम्यूनिटी हासिल नहीं है। ठीक है, और उनका ये कहना कि जी वो इसलिए नहीं कार्रवाई कर रहे कि अभी वो गिल्टी नहीं प्रूव हुए, वो एक फिर अलग ही बहस है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता जो मैं चाहूँगा कि आपसे डिस्कस किया जाए, नैब के चेयरमैन की जो तैनाती है जी, अब वो उसके बारे में बातें हो रही हैं, चैलेंज भी हो गया वो फैसला। चेयरमैन नैब की तैनाती और उसके बाद अब चेयरमैन नैब पर जो जिम्मेदारियां आयद होती हैं, आपके ख्याल में वो क्या हैं? क्योंकि ज़ाहिर है ये चेयरमैन नैब का जो ओहदा है
یہ بڑا اس کو سیریس ایشو ہے، سپریم کورٹ نے اس کو کئی بار ٹیک اپ کیا ہے اور اس پہ بڑی ظاہر سرزنش بھی ہوئی ہے حکومت کی. اب جسٹس ریٹائرڈ دیدار حسین شاہ صاحب تشریف لائے ہیں ایز اے نیب چیئرمین. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی ذمہ داری ان پر بھی عائد ہوتی ہے کہ اب وہ تحقیقات کو ایک فیئر طریقے سے آگے بڑھائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیدار صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ جج ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، تو بڑے معتبر پاکستانی قوم کے لیے معتبر انسان ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ بھی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو پوری طرح سپورٹ کیا ہوا ہے. جب وہ ان کے خلاف کیسز چل رہے تھے انہوں نے بڑا امپارشیلٹی کا ایک اپنا تاثر دیا تھا اور ایکشن لیا تھا. تو اب قوم کی امید تو یہی ہے کہ وہ اب آ گئے ہیں اس عہدے پہ، اب اس عہدے کے جو لوازمات ہیں، جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں، وہ اس کو پوری طرح اس کے اوپر فلفل کریں گے، اس پہ ایکٹ کریں گے اور امپارشلی آگے چلیں گے. یہ تو اپنی جگہ ہو گئی. جو پرابلم میں دیکھتا ہوں ان کی اپوائنٹمنٹ میں وہ کچھ ایسا ہے کہ وہ ہے کو وارنٹو کا ایشو. کو وارنٹو یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کو اپوائنٹ کیا جائے تو بے شک وہ جتنا بھی اچھا انسان ہو، ٹھیک ہے، اس کی اپوائنٹمنٹ ویلڈ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس کیس میں کانسٹیٹیوشن کہتی ہے کہ جو اپوائنٹمنٹ ہو، اگر وہ سول سرونٹ ہیں، وہ پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں لیکن ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر. ٹھیک ہو گیا. یہاں پرائم منسٹر صاحب نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ انہوں نے تو ایڈوائس ہی نہیں دی. چلیں ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علی ظفر صاحب. انتہائی اہم معاملات پر گفتگو کر رہے تھے اور چیئرمین نیب کے حوالے سے ان کی توقعات یہ تھیں کہ وہ ایک سابق جج ہیں. امید کرتے ہیں کہ وہ چیزوں کو مثبت طریقے سے آگے بڑھائیں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ NRO زدہ افسران، مشیران اور وزراء کے خلاف کارروائی ہونے والی ہے. دنیا نیوز نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی اور کارروائی ہو رہی ہے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے. اس کا ہم ذکر کریں گے ایک بریک کے بعد.